हेलो बच्चों, मैं प्रदीप शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस स्टडी मंत्रा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम हमारे इतिहास विषय के चौथे अध्याय, जिसका नाम है मध्यकालीन समाज यूरोप एवं भारत के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें हमने चर्चा की थी यूरोप में मध्यकालीन समाज की संरचना और मध्यकाल में यूरोप में स्त्रियों व कृषकों की दशा के बारे में। आज हम आगे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पहले सामंत वर्ग, सामान्य जन और मध्यकालीन यूरोप में किसान की स्थिति, अंधविश्वास और बहुत कुछ हमने बात की थी इसके बारे में। आज हम बात करते हैं यूरोपीय समाज में, यानी मध्यकाल के समय यूरोप के अंदर जो समाज था उसमें ईसाई मठों के जीवन के बारे में। देखिए, ईसाई मठों में जीवन। यूरोप में तीसरी से छठी शताब्दी के बीच मठवाद का विकास हुआ। मध्यकालीन समाज में इन मठों का अलग महत्वपूर्ण स्थान था। मठों में एकांतवासी अथवा विरक्त भिक्षु रहते थे। मठों में कौन रहता था? एकांतवासी और विरक्त भिक्षु रहते थे। मठों के पास भी बड़ी भू संपत्ति होती थी। मठों के पास भी क्या होती थी? बहुत बड़ी भू संपत्ति होती थी। ये आत्मनिर्भर थे। प्रत्येक मठ अपने प्रार्थना कक्ष, खेत, बाग व खलिहान होते थे। प्रत्येक मठ के अपने प्रार्थना कक्ष, खेत, बाग, खलिहान होते थे, यानी उनके पास भी प्रॉपर्टी होती थी। इनके जीवन यात्रा व्यस्त होती थी। आधी रात को उन्हें विशेष पूजा करनी होती थी, जिसकी सूचना उन्हें मठ में बजने वाले एक बड़ा घंटा देता था। पूजा करने के बाद ये पुनः सो जाते थे। सुबह उठकर ये प्रातःकालीन प्रार्थना में भाग लेते थे। दोपहर तक ये अध्ययन व चिंतन में अपने समय व्यतीत करते थे। दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके बाइबल की प्रतिलिपि तैयार करने, बाग में काम करने, मछली पकड़ने, चमड़ा सुखाने, मूर्ति बनाने, रोटी सेकने आदि जैसे कार्य करते थे। ये संध्याकालीन प्रार्थना करने व भोजन करने के बाद सोने चले जाते थे। मठ का संचालन मठाधीश करता था। कौन करता था? मठाधीश। मठाधीश के नीचे सहायता करने वाले सहायक मठाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। मठाधीश व सहायक मठाधीश सामान्यतः सामंत ही होते थे। इनका जीवन वैभवशाली होता था, काफ़ी आरामदायक, शानो शौकत वाला, लेकिन इनका जीवन मठ की आचार संहिता पर आधारित था। जो मठ के रूल थे, जो नियम थे, उनके आधार पर यह आचार संहिता सादगी पर आधारित होती थी। भिक्षुओं की तरह भिक्षुणियों के भी मठ होते थे। उनका जीवन निश्चित अनुशासन पर आधारित था, लेकिन उन्हें भिक्षु मठों की तरह समृद्ध नहीं थे। लेकिन उनके मठ थे जो स्त्रियों के या भिक्षुणियों के, वो भिक्षु मठों की तरह समृद्ध नहीं होते थे। चलिए, ये हमने बात की ईसाई मठों में जीवन के बारे में। बिल्कुल आम सी बात है, एक बारी पढ़ने से ही आपको याद हो गई होगी। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है और जहाँ से क्वेश्चन आने की भी संभावना है, वो है मध्यकालीन समाज में यूरोप के अंदर स्त्रियों की स्थिति क्या थी। इससे पिछली क्लास में हमने वहाँ के सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ा, साथ में हमने वहाँ के किसानों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। इस क्लास में हम स्त्रियों के जीवन के बारे में बात करेंगे कि मध्यकालीन समाज में जो यूरोप था, यूरोप के अंदर जो स्त्रियां थी, उनका जीवन कैसा था, अच्छा था, बुरा था, कैसा था। देखिए, मध्यकालीन यूरोप में सामंत वर्ग की स्त्रियां वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। यानी जो सामंत लोग होते थे, उनकी स्त्रियां काफ़ी शानो शौकत का जीवन व्यतीत करती थी। सजना संवरना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना उनका शौक था। पति की अनुपस्थिति में मेनर या जागीर में उन्हें स्वामी की भूमिका निभानी पड़ती थी। जागीर या मेनर के नौकरों से काम लेना उनका मुख्य कार्य था। दूध देने वाले पशुओं, बगीचों और रसोई घर की देखभाल में उनका दिन व्यतीत होता था। कढ़ाई बुनाई का काम करने वाली महिलाएं कई बार तो मेनर की रक्षा के लिए शस्त्र तक धारण कर लेती थी।
उच्च वर्ग की कई स्त्रियां घुड़सवारी, आखेट आखेट यानी शिकार करना, शस्त्र संचालन में भी दक्ष होती थी। पति को प्रसन्न रखना, खुश रखना, शारीरिक सुंदरता बनाए रखने के गुण उन्हें बचपन में ही सिखा दिए जाते थे। लेकिन सामान्य जन, यहाँ तक हमने पढ़ा सामंत वर्ग की स्त्रियों का जीवन कैसा था, काफी शानो शौकत का था, कोई उसे दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की। लेकिन अगर बात करें सामान्य जन की, लेकिन अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की, सामान्य वर्ग में जो स्त्रियां थी उनका जीवन कैसा था। किसानों की स्त्रियों का जीवन कष्टपूर्ण था, इनकी तरह वैभवशाली नहीं था। उन्हें दिन भर पति के साथ स्वामी के भूमि पर काम करना पड़ता था। वे भी पति के स्वामी की दासी होती थी, यानी अगर उसका पति किसी का दास है तो साथ में वो भी दासी ही हुई। उनका पूरा जीवन स्वामी की सेवा में ही व्यतीत होता था। उन पर सामंत की पत्नी का भी नियंत्रण होता था। उसके बाद मनोरंजन के साधन, तो यहाँ हमने बात की स्त्रियों के जीवन के बारे में। और स्त्रियां भी दो प्रकार की, एक तो सामंत वर्ग की, एक तो हमने की सामंत वर्ग की स्त्रियों के बारे में, और एक बात की सामान्य वर्ग की स्त्रियों के बारे में। सामंत वर्ग की स्त्रियों का जीवन काफ़ी शानो शौकत का, लेकिन सामान्य जन की स्त्रियों का जीवन काफ़ी कष्टदायक होता था। उसके बाद हम बात करते हैं मनोरंजन के साधन के बारे में, यानी कि यूरोप में जो मध्यकालीन समाज था उसमें मनोरंजन के साधन क्या होते थे। मध्यकालीन यूरोप में त्योहार व उत्सव उत्साह के साथ मनाए जाते थे। बड़े दिन का उत्सव नृत्य, संगीत, सामूहिक भोज द्वारा मनाया जाता था। ईस्टर बड़ा दिन होता है, जो बड़ा दिन होता है उसका उत्सव मनाया जाता था नृत्य, संगीत और सामूहिक भोज के साथ। ईस्टर के अवसर पर विशेष प्रकार के व्यंजन बनते थे। विशेष अवसरों पर गिरजाघर में जाना भी उत्सव ही था। इंग्लैंड में धनुर्विद्या में भी लोगों की रुचि होती थी, धनुष बाण में। मध्यकालीन मेले भी लोगों के मनोरंजन का स्रोत थे। यहाँ एक और सामान खरीदा जाता था तो वहीं दूसरी ओर बाजीगर व जादूगर अपना खेल दिखाते थे, जो अक्सर मेलों में होता है वही बातें। गीत संगीत में प्राय उच्च वर्ग के लोग ही रुचि लेते थे। उच्च वर्ग के विवाह के अवसर पर गीत संगीत सामान्य जन को मनोरंजन के अवसर प्रदान करता था। सर्दियों में स्केटिंग का खेल लोकप्रिय था। मछली पकड़ना मनोरंजन का साधन था। बिल्कुल आम सी बातें हैं, कोई खास ऐसा शब्द नहीं है जो बताने की आवश्यकता हो। मेरे ख्याल से आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेगा कि मध्यकालीन समाज में जो मध्यकालीन यूरोपीय समाज था उनके मनोरंजन के साधन क्या थे। या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा मध्यकालीन समाज में, यूरोपीय समाज में स्त्रियों का जीवन कैसा था। या आपसे पूछ लेगा यूरोपीय मध्यकालीन समाज में ईसाई मठों का जीवन कैसा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं सामरिकता के बारे में। देखिए सामरिकता क्या है। युद्ध मध्यकालीन यूरोपीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग था, यानी युद्ध का अहम स्थान था जीवन में। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोगों को नाइट कहलाते थे। जो योद्धा वर्ग के लोग थे वो क्या कहलाते थे, नाइट कहलाते थे। नाइट क्या थी, एक उपाधि थी। उनका आधा जीवन युद्धों में तथा शेष आधा जख्मों को सहलाने में व्यतीत होता था। नाइट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। सामान्यतः प्रत्येक सामंत अपने पुत्र को यह प्रशिक्षण दिलवाता था, यानी एक योद्धा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। नाइट बनने वाले बालक को किसी नाइट की उपाधि प्राप्त किए सामंत के पास रहकर घुड़सवारी, वीरता व शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण करना होता था। उनकी शिक्षा पूर्ण होने पर एक उत्सव का आयोजन किया जाता, जिसे प्रशिक्षु को नाइट की उपाधि प्रदान की जाती थी, जिससे उस विद्यार्थी को क्या, नाइट की उपाधि दी जाती थी। मध्यकालीन यूरोप में सामंतों के बीच संघर्ष साधारण बात थी। इस संघर्ष में सबसे अधिक भूमिका इन नाइट की होती थी। किसकी, नाइट की होती थी। नाइट ढाल, शिरास्त्राण, भाला, बर्छी, चाकू, मुकदर होता है ना, जो मुकदर रखता था, वह जिरह बख्तर भी धारण करता था।
वह एक घुड़सवार योद्धा होता था जो युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाता था। युद्ध में मरना और मारना उसकी वीरता का परिचायक था। युद्धों के दौरान कई बार दो नाइट या योद्धाओं के युद्ध भी होते थे। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, सामरिकता के बारे में, यानी कि वहाँ में युद्ध का क्या महत्व था और युद्ध में जो योद्धा होते थे जिनको नाइट की उपाधि दी जाती थी उनका क्या रोल प्ले होता था युद्ध के अंदर। अब नाइट क्या होता, देखो नाइट क्या है, एक उपाधि है। मध्यकाल में यह उपाधि घुड़सवार योद्धा प्राप्त करते थे। देखो घुड़सवार नाइट, ठीक है ना, घुड़सवार योद्धा को नाइट की उपाधि दी जाती थी। यह वीरता और अत्याचारों से रक्षा का प्रतीक थी। यह उपाधि किसी नाइट से ही उसका शिष्य बनकर ही प्राप्त करती थी। यहाँ हमने पढ़ा था ना, नाइट की उपाधि प्राप्त किए सामंत के पास रहकर ही, यानी कि कोई सामंत है जिसे पहले से नाइट की उपाधि है, उसके पास किसी योद्धा का पुत्र जाएगा, वहाँ घुड़सवारी युद्ध प्रशिक्षण लेगा और बाद में उसको नाइट की उपाधि मिलेगी। यानी कि नाइट की उपाधि कोई नाइट ही दे सकता था या नाइट के शिष्य को मिलती थी। नाइट बनने के लिए एक युवक को किसी नाइट के अधीन अनुशासनतापूर्वक यानी जीवन जीना पड़ता था। अनुशासन में उसे युद्ध कौशल सिखाए जाते थे ताकि वह लोगों की अत्याचारों से रक्षा कर सके। स्त्रियां, वृद्धों का सम्मान, शूरवीरता की भावना भरना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता था। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले घुड़सवार को नाइट की उपाधि दी जाती थी। तो ये हमने बात की नाइट के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप के अंदर शिक्षा कैसी थी, एजुकेशन कैसी थी। चलिए एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि वहाँ शिक्षा कैसी थी। मध्यकालीन समाज संस्कृति का मूल आधार ईसाई मत था। इसका मूल आधार क्या था, बेस क्या था, ईसाई मत। लोगों की ईसाईयत में पूर्ण आस्था इसलिए थी क्योंकि वे यह मानते थे कि उन्हें मुक्ति केवल इसका पालन करने से ही प्राप्त होगी। इनका पालन करने से ही उन्हें क्या मिलेगी, मोक्ष यानी मुक्ति मिलेगी। भाषा व साहित्य का अध्ययन कोई विद्वान इसी विचार से प्रेरित होकर ही करता था कि उसे ईसाईयत के विचारों को समझने में सहायता मिले। ईसाइयों के विचारों को समझने के लिए ही वो इस प्रकार का अध्ययन करते थे। यूरोप में अधिकांश सामंत अपना नाम तक नहीं लिखना जानते थे। सामंत अपना नाम भी नहीं लिखना जानते थे। उनकी रुचि युद्ध विद्या में थी। शिक्षा के प्रति वे उदासीन थे। कौन, सामंत। सामंत क्या थे, अनपढ़ ही थे ज़्यादातर और उनकी रुचि सिर्फ युद्धों में थी। सामंत लिखने का काम अपनी शान के विरुद्ध मानते थे। प्राथमिक शिक्षा पर चर्च का आधिपत्य था। प्राचीन शिक्षा पर किसका आधिपत्य, किसका अधिकार था, चर्च का। अधिकतर चर्च और मठों के साथ एक विद्यालय होता था। सभी चर्च या मठों के साथ एक एक विद्यालय। इनमें वे बालक पढ़ते थे जिन्होंने पादरी या भिक्षु जीवन अपनाने का व्रत लिया है। यानी कि सामंत तो योद्धा बनते थे, वो एजुकेशन प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं रखते थे। लेकिन जिन बच्चों को पादरी बनना है या भिक्षु का जीवन व्यतीत करना यानी मठों में रहना है या चर्चों में रहना है, वो शिक्षा प्राप्त करते थे। कई विद्यालय अल्प शुल्क लेकर दूसरे छात्रों को भी प्रवेश दे देते थे। पाठ्यक्रम सरल था। यहाँ वर्णमाला के अभ्यास के बाद लैटिन भाषा में लिखित प्रार्थना पुस्तकों को पाठ कराया जाता था। उस समय में लैटिन जीवंत भाषा थी। लैटिन उनकी मुख्य भाषा थी जिसे पादरी व हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता था। तो लैटिन इनकी मुख्य भाषा थी। स्थानीय बोलियों जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि का पुस्तकीय भाषा के रूप में चलन नहीं हुआ था। विद्यालय के अनुशासन कठोर थे। गलती करने पर छात्र को दंड मिलता था। आम जनमानस की शिक्षा की स्थिति दयनीय थी। आम जो जनमानस था उनकी शिक्षा अच्छी नहीं थी, दयनीय थी उनकी दशा। अतः समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामीण के लिए धर्म संस्कार व अभिन्न संबंध था। धर्म और संस्कार में अभिन्न संबंध था। गिरजाघरों तक लोग लंबी यात्राएं करके इसलिए पहुंचते थे कि किसी विशेष संत के अवशेषों को स्पर्श करने या देखने से उनके रोग दूर हो जाएंगे, ऐसी उनकी धारणाएं थी। समाज में कर्मकांड, तंत्र मंत्र और जादू टोने का प्रचलन था। इसे पिछली क्लास में मैंने आपको यूरोपीय समाज में अंधविश्वास था उसके बारे में पढ़ाया था।
अब बात करते हैं मध्यकालीन यूरोप के विश्वविद्यालयों के बारे में। एक था बोलाग्ना बुलाग्ना विश्वविद्यालय इटली में, फ्रांस में था पेरिस विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में और विटेनबर्ग विश्वविद्यालय जर्मनी में। यानी कि दो इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, एक फ्रांस में पेरिस और एक जर्मनी में विटेनबर्ग विश्वविद्यालय, और एक बोलाग्ना विश्वविद्यालय इटली में। ठीक है, तो ये थे उस समय के प्रमुख विश्वविद्यालय। आगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी पेरिस, ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड, बोलाग्ना, विटेनबर्ग आदि विश्वविद्यालयों में पहुंचते थे। इन्हीं के बारे में हमने बात की थी, इन विश्वविद्यालयों में पहुंचते थे। उसके बाद चिकित्सा अथवा कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इन विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होना पड़ता था, यानी इसमें अध्ययन करना पड़ता था, इनमें एडमिशन लेना पड़ता था। विश्वविद्यालयों के छात्रों का जीवन कठिनाईपूर्ण था। उन्हें अपने आवास का प्रबंध स्वयं करना पड़ता था, यानी रहने के लिए जगह का प्रबंध खुद करना पड़ता था। अनेक छात्रों को अपने परिवार से बहुत मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, यानी जेब खर्च नहीं मिलता था। विश्वविद्यालय के स्नातकों का दिन सुबह जल्दी आरंभ हो जाता था, यानी जल्दी उठना पड़ता था। शीत जल यानी ठंडे जल से स्नान कर कुछ छात्र थोड़ा बहुत भोजन खा लेते थे, ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। अधिकांश बिना कुछ खाए ही पढ़ने चले जाते थे। सारा दिन अध्ययन और वाद विवाद में व्यतीत कर रात्रि भोजन के समय लौटते थे। कक्षा में कुर्सी पर केवल शिक्षक बैठता था तथा शिक्षार्थी शिक्षक के सामने जमीन पर बैठते थे। लोग धर्मपरायण थे, उनमें मुक्ति की इच्छा प्रबल थी। ईश्वर तथा उससे संबंधित सभी बातों का अध्ययन धर्मशास्त्र के अंतर्गत आता था। ईश्वर और धर्म के क्षेत्र में तर्क के लिए ज़्यादा स्थान नहीं था, यानी ईश्वर के प्रति ज़्यादा या धर्म के प्रति अगर कोई बात होती, कोई चर्चा होती, तो उस पर ज़्यादा तर्क नहीं किया जाता था, उसको सीधे रूप से माना जाता था। आगे, मूल रूप से मध्यकालीन यूरोपीय समाज में ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। चर्च की शक्ति और संपत्ति में अपार वृद्धि हुई थी, जिससे उच्च वर्ग के पादरी विलासी, अनैतिक और भ्रष्टाचारी हो गए। यद्यपि चर्च ने ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन शिक्षा धर्म केंद्रित थी। शिक्षा कैसी थी? धर्म केंद्रित। सामंतवाद ने यूरोप में अपने पांव फैलाए और यूरोपीय समाज पर सामंतों का प्रभाव बढ़ा। किसानों की स्थिति दयनीय थी। स्त्रियों को भी समानता का दर्जा प्राप्त नहीं था। यूरोप का समाज अंधकार के युग में था। उसके बाद चलिए, यहाँ तक हमने बात की। हमने बात की वो कि यूरोप में मध्यकालीन समाज की संरचना और वहाँ की स्त्रियों और कृषकों के बारे में, और भी बहुत कुछ हमने बातें पढ़ी। तो आज हमारा जो यूरोप का मध्यकालीन समाज था वो कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हम भारत में जो मध्यकालीन समाज था उसके बारे में बात करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।